ये कहानी काडा नाम के एक लड़के की है। जब वो सो रहा होता है तभी उसकी बड़ी बहन उसे कॉल करती है। भले ही उसे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी वो उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और उसे उठाने के लिए कॉल भी करती है। और वाकई में वो एक बहुत ही केयरिंग सिस्टर थी उसकी। लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते और उसकी बहन का ट्रेन मिस हो जाता है। जब से काडा की माँ का डेथ हुआ था तभी से उसकी बहन आने ने ही उसकी जगह ले ली थी और उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। काडा बालकनी में खड़ा होता है तभी उसे नीचे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर पता करता है तो एक पड़ोस की बुजुर्ग महिला उसे बताती है कि मायू की माँ को एक कार ने टक्कर मार दी थी, लेकिन किस्मत से अभी वो ठीक है। ये सुनते ही काडा के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ की भी मौत ऐसे ही किसी कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। वो पड़ोसन कभी काडा को अपने घर पर आने का न्योता देती है, क्योंकि मायू उसे काफी पसंद करती है। लेकिन काडा कहता है कि आज उसके पहले से प्लान्स है कुछ, और इसीलिए वो मना कर देता है। जब काडा बाइक से स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात यमाडा से होती है, जो खुद भी स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। यमाडा को राहत मिलती है, क्योंकि अगर वो अकेली लेट होती तो टीचर उसे जरूर डांटते। क्लासरूम पहुंचकर काडा ठीक से परमिशन लेकर अंदर जाता है। वहीं यमाडा उसके पीछे चुपचाप घुसने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर की नजर उस पर पड़ी जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त कसाई आज एब्सेंट है, क्योंकि उसे कोल्ड फीवर हो गया था। वहीं कहीं और एक लाल बालों वाली लड़की एक कार एक्सीडेंट वाली जगह से बाहर निकलती है। स्कूल के बाद काडा के दोस्त उसे कारोके चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहकर कि उसे पड़ोस के बच्चे का ध्यान रखना है। असल में काडा बस अकेला रहना चाहता था। वो अकेले गेम्स खेलता है, मूवीज देखता और अकेले ही खाने बाहर जाता है और बुक स्टोर पे खड़े होकर फ्री में किताबें पढ़ता है। वहीं उसकी मुलाकात मायू से हो जाती है। मायू उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि काडा ने आज का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। लेकिन काडा उसे बताता है कि वो अभी जाने ही वाला था। हकीकत ये थी कि काडा का किसी से कोई प्लान नहीं था। वो बस यूं ही बाइक चलाता है, सनसेट देखता है और अकेले रेमन खाता है। घर लौटते समय काडा एक औरत को देखता है और उससे अपनी नजरें हटा नहीं पाता। उसी समय यामाडा शिजुका के साथ एक कॉन्सर्ट में होती है। शिजुका पूछती है कि क्या हमाडा की कोई ट्विन सिस्टर है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की बिल्कुल उसी की जैसी दिख रही है। लेकिन यामाडा कहती है कि उसकी कोई बहन नहीं, उसका सिर्फ एक बड़ा भाई है। तो क्या वो कोई क्लोन हो सकती है? कहीं और एक और लड़की जो बिल्कुल यामाडा जैसी दिखती है। काडा उस औरत का पीछा करने की पूरी कोशिश करता है जिसने उसे ट्रेन में देखा था, लेकिन बाइक से उसका पीछा करना नामुमकिन था, क्योंकि वो औरत बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती थी। लेकिन उसकी माँ तो एक्सीडेंट में कब की मर चुकी थी, और इसीलिए वो काफी परेशान था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए उसे लग रहा था कि कहीं ये उसकी मदर का कोई डॉपलाइनर तो नहीं। काडा को याद आता है कि बहुत पहले उसकी माँ ने एक ऐसी औरत से मुलाकात की थी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी, और उससे कुछ समय बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। अगले दिन काडा फिर से लेट होता है, लेकिन किस्मत से टीचर अभी तक नहीं आए होते हैं। वो यामाडा से पूछता है कि कल उसका आउटिंग कैसा रहा, तो यामाडा बताती है कि उसकी मुलाकात किसी ऐसे लड़की से हुई जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। ये सुनकर काडा तुरंत ही उसे एक्सीडेंट से सावधान रहने को कहता है। काडा को अपने लिए चिंता करता देखकर यामाडा हल्का सा ब्लश करने लगती है। अगले कई दिनों तक काडा रोज ट्रेन स्टेशन पर उस औरत को ढूंढने जाता है। एक रात जब काडा रेमन खा रहा होता है तभी वो लाल बालों वाली लड़की भी वहाँ पर खाने आती है। उसकी हालत देखकर शॉप ओनर तुरंत ही समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो सिक्कों का ढेर निकालती है, लेकिन वो प्लेन नूडल्स के लिए भी काफी नहीं होता। वो लड़की काफी उदास हो जाती है और काडा के बोल को ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर काडा उसे रेमन खिला देता और वो बार बार उसका धन्यवाद करती रहती है और पूरा बोल एक ही बार में खत्म कर देती है। शॉप ओनर काडा की काइंडनेस की तारीफ करता है और कहता है कि अगली बार वो उसे ट्रीट देगा, लेकिन काडा मना कर देता है और वो कहता है कि उसके फादर जल्दी पैसे भेजेंगे। ये सुनकर ओनर उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो काडा बताता है कि उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। वहीं काडा उस लड़की से पूछता है कि क्या वो डोप लाइनर के बारे में कुछ जानती है, तो वो लड़की बताती है कि ये टेरा का बैलेंस बनाए रखने वाला एक सिस्टम है। एक डोप लाइनर में 3 एक जैसे लोग होते हैं और उन तीनों की किस्मत एक ही होती है, और अगर उन तीनों में से 2 आपस में कहीं मिल जाएं तो वो एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी या किसी और वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं, और फिर रूट यानी जो सबसे बड़ी डेस्टिनी रखता है बाकी की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। और दुर्भाग्य से काडा की माँ रूट नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सब थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता और अपने बेसबॉल बैट से लड़की के सिर पर वार कर देता है। शॉप ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इसमें घायल हो गया था। फिर भी लड़की मरती नहीं और उठकर तुरंत ही बैठ जाती है। वो आदमी फुसफुसाता है कि उसकी रिकवरी वाकई तेज है और सच में वो एक एमैट सुमाटामा होने के लायक है, और वो एक बार फिर से हमला करता है। तभी काडा बीच में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है और ऑनर से तुरंत ही पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन तभी काडा को एक घूसा लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की तुरंत ही उठती है और कहती है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसे खाना खिलाया है, और कोई उसे मारे तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और यहाँ पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़की बहुत ही बहादुरी से उससे लड़ रही थी। आदमी के पास वेपन होता है, इसलिए
ये लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन अंत में वो एक पलटवार करती है और उसे खून की उल्टी करने पर मजबूर कर देती है। काडा ये सब देखकर काफी हैरान होता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो वो लड़की अपना नाम कूरो बताती है और कहती है कि वो एक एमेटसुमाटामा है और उसके पास उसका डॉग पीनू पूनी है। और फिर वहीं पर कूरो रेमन के गिर जाने पर रोने लगती है और काडा को थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। वो बताती है कि वो अपने बड़े भाई को मारने जा रही है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है, लेकिन वो आदमी तब तक गायब हो चुका होता है। उसी रात केडा की बड़ी बहन आने हमेशा की तरह केडा के लिए खाना बनाती है। वो समझ जाती है कि माँ की मौत के बाद केडा खुद को दुनिया से अलग कर चुका है। वहीं टीवी पर खबर चल रही होती है कि टोक्यो इंडस्ट्रियल एरिया में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और उनमें यामाडा भी शामिल होती है। स्कूल में सब रो रहे होते हैं और काडा भागकर अकेले में चीखता है। बाद में वो मायू से मिलता है। मायू बताती है कि उसने भी आज किसी को अपने जैसा देखा था। तभी वो लड़की सड़क पर भागती है और ट्रक से जाकर टकरा जाती है और तभी वहाँ पर कूरो आती है और बताती है कि वो रूट नहीं थी और अब केडा को लगता है कि किस्मत से बचा नहीं जा सकता। इसी बीच उस अजीब आदमी को सीसागामी क्लैन टॉर्चर कर रहा होता है। वो कूरो को पकड़कर उसकी टेरेरा को निकालना चाहते थे। काडा मायू के फ्यूनरल में जाता है और वो उसके बारे में सारी बातें याद करके काफी दुखी हो रहा था। अगले दिन स्कूल में एग्जाम की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन काडा का ध्यान डोप लाइनर पर ही टिका रहता है और शाम को वो फिर से अकेला बैठकर यही सब सोच रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही बातें घूम रही होती है। घर लौटकर वो देखता है कि लाइट्स ऑन है और अंदर कूरो फ्रिज से कैबेज निकाल कर खा रही होती है। यहाँ पर कूरो उसे देखकर माफी मांगती है और वो बताती है कि वो भूखी थी और उसका डॉग पीनू पानी काडा की सेंट को सूंघकर यहाँ तक ले आया। उसी समय आने शॉपिंग से वापस आती है। वो बताती है कि उसने कूरो को दरवाजे के पास बेहोश पाया था और इसीलिए वो उसे अंदर ले आई। फिर आने वहाँ से खाना बनाने चली जाती है और कूरो को कुछ राइस बॉल्स खाने के लिए देती है। कूरो को बहुत ही अच्छा लगता है कि केडा की इतनी काइंड सिस्टर है, लेकिन आने बताती है कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। और अब तक चुपचाप रहने वाला केडा अचानक ही कूरो से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि वो उसके जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर कूरो कैबेज नीचे रख देती है और उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनसे माफी मांगती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। आने उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन केडा उसे रोक देता और कहता है कि वो भी घर चली जाए क्योंकि वो बाहर खा चुका है। लेकिन आने के जाने के बाद केडा अपने हाथ में पकड़े कन्वीनियंस स्टोर के बैग को देखता है और कूरो को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। वो उसे हर जगह खोजता और आखिरकार उसे एक पार्क में वो अकेली बैठी हुई पाता है। वहीं कहीं और पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग कूरो को ढूंढ रहे होते हैं और उनका बॉस चाहता है कि हियू से पहले ही एक्शन ले लिया जाए। वो कूरो की सेंट को सूंघ सकता था क्योंकि वो एक अनटेंटेड एमेटसुमाटामा था जिसकी एनर्जी बहुत ही प्योर और पावरफुल थी। इधर कूरो पहले भगाए जाने के बावजूद भी खुशी खुशी राइस बॉल खा रही होती है। केडा फिर से पूछता है कि वो असल में है कौन, तो कूरो फिर से कहती है कि उसका नाम कूरो है, लेकिन केडा का मतलब होता है कि वो डोप लाइनर और रूट के बारे में कैसे जानती है। तो इस पर कूरो बस इतना कहती है कि वो बस एक एमेटसुमाटामा है और यही बात केडा समझना चाहता था। कूरो के अनुसार एमेटसुमाटामा का अस्तित्व लाइफ के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। दुनिया में हर किसी को बराबर टेरा मिलता है, लेकिन जब डेस्टिनी जुड़ जाती है तो किसी इंसान की सोल 3 हिस्सों में बढ़ जाती है और अगर किसी की टेरा या डेस्टिनी वैल्यू 100% है तो वो 3 लोगों में बढ़ जाती है और जब वो मिलते हैं तो जिन 2 के पास कम टेरा होता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बचता है वो सारी डेस्टिनी को एब्जॉर्ब करके मास्टर रूट बन जाता है जिसे डोप लाइनर कहते हैं। कूरो को लगता है कि केडा का डोप लाइनर भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, बस अभी तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। भले ही केडा इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके जानने वाले लोग अजीब तरीकों से मरते रहे हैं। उधर कहीं एक चश्मा लगाए आदमी कई सारे स्क्रीन पर दुनिया को देख रहा होता है। वो फुसफुसाता है कि सिर्फ लकी लोग ही हैप्पीनेस पा सकते हैं और दुनिया तक बदल सकते हैं। कैमरा आने पर फोकस करता है जो कंप्यूटर चला रही होती है और डेटा डिलीट कर रही होती है। खाना खत्म करने के बाद कूरो केडा और आने को धन्यवाद देती है और वहां से जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसी समय वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उनका बॉस हैरान होता है कि जिसने सीसागामी क्लैंस को हराया उसमें इतना लो लेवल टेरा क्यों है। वो काफी अपने आप पर प्राउड होता है कि उसने अब तक 4 एमेटसुमाटामा को मारकर उनकी सारी टेरा एब्जॉर्ब कर ली है। वो एक ऐसे लेवल तक पहुंचना चाहता है जहाँ अब तक कोई एमेटसुमाटामा नहीं पहुंच सका। उसकी बातों को सुनकर कूरो भड़क जाती है और वो अकेले ही उसके सारे आदमियों को हरा देती है। बॉस समझ जाता है कि कूरो कोई आम एमेटसुमाटामा नहीं है और इसीलिए वो खुद उससे लड़ने का फैसला करता है और यहाँ पर वो उससे लड़ने के लिए एक्सीड का इस्तेमाल करता है। एक्सीड एक स्किल होती है जिसे टेरा गार्डियन बैटल में इस्तेमाल करते हैं। हर गार्डियन के पास सिर्फ एक ही ऐसा स्किल होता है और ये अपने लोगों के लिए भी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेरा कंज्यूम होता है। ये देखकर कूरो काफी हैरान होती है कि वो एक्सीड इस्तेमाल कर सकता है। बॉस बताता है कि अब तक उसने जिन एमेटसुमाटामा को हराया था उनसे हाई लेवल टेरा एब्जॉर्ब किया है और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बार बार इनविजिबल एक्सीड अटैक करता है।
कूरो उन्हें डॉज नहीं कर पाती और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। कूरो यहाँ पर उसके अटैक की आवाज तो सुन सकती थी लेकिन उन्हें देख नहीं पा रही थी। जब बॉस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो कैडा को पुलिस कॉल करने की कोशिश करते देखता है। वो कैडा के हाथ से फोन उड़ा देता और फिर सीधे उसके दिल में गोली मार देता है। कैडा वहीं पर गिर जाता और चारों ओर बस खून फैला रहता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता और सोचता है कि अब वो अपनी माँ से मिलने वाला है। ये देखकर कूरो गुस्से से भड़क उठती है और बॉस पर जोरदार हमला करती है। वो उसे हवा में उछाल देती है और तुरंत ही जोर से जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद कूरो कैडा को पकड़ती है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाती है। वो उसे बचाने का कोई और तरीका ना देखकर कूरो एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और अपना हार्ट कैडा के हार्ट से एक्सचेंज कर देती है। कैडा तुरंत ही होश में आता और अपने हाथ पर एक अजीब सा मार्क देखता है और वो देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ है। कूरो ये सब बातें उसे समझाने ही वाली होती है कि तभी वो बॉस फिर से वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी हार का कारण बनेगा और वो एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार कैडा कुछ ट्विस्टिंग और हवा की सीटी जैसी आवाजों को सुन सकता था और उसे समझ आता है कि बॉस का वेपन एक विप है। कूरो अटैक को रीड करके क्लोज कॉम्बैट में जाती है, लेकिन उसके पंचेस बेअसर रहती है। बॉस उसे बांध देता और विंड ड्रिल बनाता और उसे इधर उधर उछालता है जैसे वो उससे खेल रहा हो, और जब वो उब जाता है तो वो उसे मारने आगे बढ़ता है। तो कूरो अचानक ही विंड विप को पकड़ लेती है और वो एक इलेक्ट्रिक केबल पर पैर रखती है और इलेक्ट्रिसिटी को विप के जरिए उसे शॉक दे देती है। उसी समय कैडा और कूरो के कॉन्ट्रैक्ट मार्क चमकने लगते हैं और उनकी पावर जैसे आपस में मर्ज हो जाती है। कूरो एक जोरदार पंच मारती है और बॉस को यूटिलिटी पोल में दे मारती है और यहीं पर लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके तुरंत बाद कैडा और सहन नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। उस दिन से कैडा एक ऐसी डेस्टिनी का सामना करता है जिससे अब वो बच नहीं सकता। कैडा पिछले दिनों की घटनाओं का सपना देखता है और चौंक कर उठ जाता है और उसके सीने पर खून का निशान अब भी था। बाहर आवाज सुनकर वो जाता है तो वो कूरो को देखता है जो वहाँ पर इंस्टेंट नूडल खा रही होती है। कूरो को यह जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि उनके दोनों हार्ट्स कॉम्पैटिबल हैं। तभी उनकी डोरबेल बजती है। कूरो कहती है कि कैडा को अगले कुछ दिनों तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हार्ट पूरी तरह सिंक्रोनाइज होने से पहले अपने ओरिजिनल ऑनर से दूर रहा तो वो नेक्रोटाइज हो सकता है। कूरो अपने कपड़े उठाकर दिखाती है कि कैडा का हार्ट अब यहाँ पर है। उसी समय आने दरवाजा खोलकर अंदर आती है और ये देखकर वो थोड़ा ब्लश भी करती है। इसके कुछ देर बाद आने कूरो को खाने के लिए बुलाती है। कूरो उसे बताती है कि उसने और कैडा ने ऑर्गन एक्सचेंज करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और रूल्स के अनुसार कूरो सिर्फ एक चूजन ह्यूमन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन कैडा को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। कूरो के अनुसार अगर वो दोनों ट्रू यूनिफिकेशन कर लेते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलेंगी। एमेट सुमाटामा के पास इंसानों से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ और इंडोरेंस होती है और वो इंसानों से अलग दुनिया में रहते हैं। और कूरो को वहीं इस बात की काफी खुशी होती है कि हार्ट एक्सचेंज कैडा के साथ स्मूथली हो गया। आनी सोचती है कि कूरो मजाक कर रही है क्योंकि ऐसे किसी के हार्ट एक्सचेंज नहीं हो सकते, लेकिन प्रूफ ये है कि दोनों के सीने पर स्कार्स थे। कैडा कूरो को रुकने को कहता है और वो मानता है कि कूरो ने उसकी जान बचाई है, लेकिन सारी परेशानियां भी उसी की वजह से आई थी। कैडा को लगता है कि अगर ये सब चलता रहा तो कूरो सब कुछ हद से ज्यादा ही कर देगी, इसीलिए वो उससे दूर रहने को कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। इधर ऑर्गेनाइजेशन में हियो को पता चलता है कि बॉस हार चुका है। वो अपने लोगों को कूरो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि अब वो आखिरकार अपनी छोटी बहन से मिलने वाला है। जब कूरो नहा रही होती है तब कैडा को टीचर का कॉल आता है। टीचर कहता है कि उसने सुना है कि उसके एक स्टूडेंट की फाइट हुई है और उसे अरेस्ट किया गया है। टीचर वहीं पास में ही होता है, इसीलिए वो उसे खाने पर बुलाता है, लेकिन कैडा उन्हें मना कर देता है ये कहकर कि उनके घर पर गेस्ट आए हैं। तभी कूरो टॉवल पहनकर बाहर आती है और ये देखकर दोनों ही ब्लश करते हैं। आने उसे कपड़े बदलने के लिए खींच ले जाती है और कूरो को समझ नहीं आता कि ऐसा उसने क्यों किया। जिसके बाद कैडा जाकर सो जाता और आने कूरो से पूछती है कि वो थकी नहीं है, तो कूरो कहती है कि वो कैडा के साथ सोना चाहती है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट नया है और उनकी कॉम्बैट एबिलिटी अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुई है। अगर वो यूनिफाई नहीं हुए तो उसकी पावर धीरे धीरे फेड हो जाएगी। ये सुनकर आने जोर से ब्लश करती है और वो कहती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी, इसीलिए वो दोनों साथ में नहीं सो सकते। अगली सुबह आने कूरो को नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाती है और कैडा भी साथ ही जाता है। यहाँ पर कूरो बार बार कैडा से चिपक जा रही होती है, जिससे आने को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं कैडा सोचता है कि उसे कूरो से अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी की वजह से उसे इतनी परेशानी हुई है। ट्रेन से उतरते समय कूरो आने से पूछती है कि कैडा कैसा इंसान है। कभी वो बहुत काइंड होता है और कभी बहुत ही रूड होता है।
तो आने कहती है कि केडा असल में बहुत दयालु है, लेकिन जिद्दी है और अपनी फीलिंग्स को मानने से हमेशा डरता आया है। ये सुनकर कूरो बहुत खुश होती है और तय करती है कि वो धीरे धीरे उसे बदल देगी। वो तीनों कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं जहाँ पर कूरो बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो कई सारे कपड़े ट्राई करती है और हर कपड़ा उस पर अच्छा लगता है, जिससे केडा को ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं। वो बस अपना हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनता और इंतजार करता रहता है। शॉपिंग के बाद उनके हाथों में ढेर सारे बैग्स होते हैं। वहीं कहीं और एक्सेल को अमेटसुमाटामा से भारी मात्रा में टेरा महसूस होता है। वहीं अगली सुबह आने केडा को हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है और वहाँ से चली जाती है और कूरो वहीं पर बैठकर सैंडविच खा रही होती है। केडा उसकी एडवाइस को इग्नोर करता और स्कूल जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो सोचता है कि कोई डॉक्टर ये नहीं मानेगा कि उसने किसी के साथ हार्ट एक्सचेंज किया है। और वहीं पर कूरो उससे इंसिस्ट करती है कि वो पास ही रहे, लेकिन केडा कहता है कि वो दोपहर में वापस आएगा और तब तक वो उसे घर से बाहर ना निकलने को कहता है। कूरो भी उसकी बात मानकर घर पर ही रुक जाती है, लेकिन तभी अचानक ही डोर तोड़कर ट्राइबल एंड के 2 अनजान मेंबर अंदर घुस आते हैं और वो कूरो को पकड़ने आए थे। कूरो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत बाद होने की वजह से वो पूरी ताकत से लड़ नहीं पाती। उसे आसानी से बांध दिया जाता है और वो उसे तब तक मारते हैं जब तक वो लगभग अधमरी नहीं हो जाती। इधर स्कूल में केडा को अचानक ही दर्द महसूस होता है। हालांकि यहाँ पर मारा कूरो को जा रहा होता है, लेकिन उसे लगता है जैसे वही सब उसके साथ हो रहा है। इधर कमजोर बॉडी और काफी कम एनर्जी होने की वजह से कूरो लड़ नहीं पाती, लेकिन उन लोगों के ले जाने से पहले वो एक पंच मारती है और बालकनी से कूद जाती है और यूटिलिटी पोल से फिसलती हुई वहाँ से भाग निकलती है। इधर केडा भी महसूस करता है कि कूरो के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही टीचर उससे डोप लाइनर के बारे में बात करने आ जाता है। टीचर कहता है कि वो केडा को बचाना चाहता है। इधर कूरो अपनी डॉग पुनी पुनी को टॉवेल पर केडा की सेंट सुंघाकर उसे ढूंढने भेजती है। इधर केडा टीचर से कहता है कि वो पहले डॉप लाइनर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे ये बात अजीब लगती है कि सिर्फ ग्रेटेस्ट डेस्टिनी वाला ही जिंदा रह सकता है। उसका मानना है कि चुने हुए लोगों की दुनिया से आइडियल सोसाइटी नहीं बन सकती। वो केडा से कहता है कि वो उसके साथ मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाए, तभी केडा को एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो उसे बचा सकता है। और तभी कूरो वहाँ पर पहुँचती है और केडा को सुरक्षित देखकर वो काफी राहत महसूस करती है। वो उसे बताती है कि ट्राइबल एंड ने उसके घर पर हमला किया था। फिर वो टीचर की ओर इशारा करके कहती है कि वो भी एक ट्राइबल एंड का मेंबर है और यहाँ पर टीचर भी अब अपनी पहचान छुपाता नहीं। वो कहता है कि वो केडा और कूरो को यहीं पर रखेगा जब तक उसके साथी नहीं आ जाते, और वो कूरो के ऊपर हमला करता है। और यहाँ पर कूरो के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं बची थी और यहाँ पर केडा भी एक बेबस इंसान की तरह बस खड़ा रहता है और टीचर को कूरो को टॉर्चर करता देखता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। तभी कूरो का डॉग फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर भौंकता है। केडा उसे उठाता और टीचर पर स्प्रे करता है और कूरो के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो टीचर फिर से उसका रास्ता रोक लेता और उनके पास उसे हराने के अलावा अब और कोई रास्ता बचा नहीं था। कूरो केडा से कहती है कि उन दोनों के हार्ट्स को एक होना ही होगा। वो उसे यूनिफाई करने के लिए कहती है ताकि वो पूरी ताकत से लड़ सके और उन दुश्मनों को हरा सके। टीचर उन्हें ऐसा करने नहीं देता और फिर से कूरो को मारने के लिए वो दौड़ पड़ता है। केडा उससे रुकने की गुहार लगाती है, लेकिन टीचर कहता है कि उसे अफसोस है कि वो केडा के एक परफेक्ट रूट बनने का इंतजार करता रहा, एक ऐसा मास्टर रूट जो यामाडा से अलग हो। वो कहता है कि भले ही यामाडा एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी वो सोसाइटी का हिस्सा थी और मास्टर रूट बनने में कंट्रीब्यूट करती थी। अब केडा इसे और भी स्वीकार नहीं कर पाता। वो फैसला करता है कि वो कूरो के साथ मिलकर उसे हराएगा। उन दोनों की फाइटिंग विल एक हो जाती है और वो यूनिफाई होकर एक साथ लड़ते हैं। और कुछ ही पल जो कूरो बिल्कुल हेल्पलेस पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो टीचर के चेहरे पर पंच मार सकती है। वो लोग अपने शरीर में टेरा को फ्लो करता हुआ महसूस करते हैं और यही यूनिफिकेशन की पावर होती है। यहाँ पर कूरो एक जोरदार पंच मारती है जिससे टीचर हॉलवे से उड़ता हुआ सीधा क्लासरूम में जा गिरता है और वो विंडो को तोड़ते हुए स्कूल यार्ड तक पहुंचता है। इसके बाद केडा और कूरो साथ में वहां से भाग निकलते हैं। केडा को अब एहसास होता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने का एकमात्र तरीका लड़ना ही है। अगले दिन जब आने काम पर होती है तो एक अजीब आदमी आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये वही आदमी होता है जो एक्सेल के साथ रहता है। और वो लोग बहुत सारे टेरा सिग्नल को ट्रेस करके इस जगह तक पहुंचे थे और जैसा उन लोगों की उम्मीद थी, टेरा आने से ही आ रहा होता है, लेकिन उसे वहां पर खड़े होकर उसका हाथ पकड़े देखना सस्पिशियस लगता है। इसीलिए एक्सेल उसकी बेटी होने का नाटक करती है और अपने फादर से शॉपिंग पर चलने को कहती है। एक्सेल ये निष्कर्ष निकालती है कि आने के पास बहुत ज्यादा टेरा है, लेकिन जिस अमेटसुमाटामा टेरा को उसने एक दिन पहले आइडेंटिफाई किया था वो बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए ही कमजोर हो रहा है। आने का टेरा किसी अमेटसुमाटामा से जुड़ा हुआ है और उन्हें इसकी आगे की जांच करनी होगी। उसी समय आने काम से निकलकर टैक्सी में बैठ जाती है। आदमी तुरंत ही ड्राइवर को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है। वहीं इधर केडा और कूरो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। केडा सोच रहा होता है कि उसका टीचर ट्राइबल एंड का मेंबर निकला। तभी कूरो कहती है कि कुछ बुरा हो गया है, लेकिन असल में उनकी परेशानी ये होती है कि उनके सामने डिशेस बहुत ज्यादा थी और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ऑर्डर क्या करे।
केडा उससे कहता है कि जो भी मन हो वो ऑर्डर कर ले। तभी आने वहां पर आ जाती है और उनसे मिलती है और बाहर जिस टीचर को कूरो का पंच लगा था उसे एम्बुलेंस से ले जाया जा चुका होता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो सामने उस आदमी को देखकर काफी घबरा जाता है। वापस केडा के ग्रुप में केडा आने को स्कूल में हुई सारी बात बताता है। आने उसे पुलिस को कॉल करने की सलाह देती है, लेकिन कूरो उसे रोक देती है और कहती है कि पुलिस काफी डेंजरस होती है। केडा सोचता है कि शायद पुलिस ट्राइबल लैंड से जुड़ी हुई है, लेकिन कूरो बताती है कि पुलिस डेंजरस इसीलिए है क्योंकि एक बार वो इतनी भूखी थी कि उसने किसी के घर से बनाना खा लिए थे और चोरी के लिए रिपोर्ट कर दी गई थी और पुलिस से भाग ना पाने की वजह से वो जेल चली गई थी। गुस्से में उसने वॉल पर पंच मारा और गलती से उसे तोड़ दिया और वहां से भाग निकली। कूरो लगातार खाती रहती है और बाद में आने से आइसक्रीम ऑर्डर करने को भी कहती है। यह देखकर आने को लगता है कि उसकी केयर करना सरप्राइजिंगली आसान है। केडा सोचता है कि पुलिस से कांटेक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो अजीब पावर वाले एनिमीज से लड़ रहे हैं। तभी कूरो बोलती है कि वो जानते हैं कि वो किससे लड़ रहे हैं, उसका बड़ा भाई है वो। केडा को याद आता है कि जब वो पहली बार कूरो से मिला था तब उसने कहा था कि वो अपने भाई को मारने जा रही है और जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं वो उसके भाई के ही आदमी हैं। कूरो को पूरा यकीन है कि सिटी में हो रही अजीब घटनाएं सब उसी की वजह से हो रही है। वो कहती है कि उनका मिशन उन एमेटसुमाटामा को एलिमिनेट करना है जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई है और उन लोगों को भी जो लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। उनकी यूनिफाइड पावर के सामने कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। कूरो चाहती है कि केडा उसके साथ मिलकर लड़े, लेकिन केडा फिर भी मना कर देता है। केडा नहीं चाहता कि वो कूरो के साथ और भी इन्वॉल्व हो। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसने इतनी मुसीबत को झेला है और उसी की वजह से अब वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा और घर पर भी वापस नहीं लौट पा रहा और इसी वजह से गुस्से में वो टेबल पर जोर से हाथ मार देता है। ये देखकर बाकी कस्टमर्स उसे घूरने लगते हैं जिससे उसे वापस बैठना पड़ता है। बाहर एक्सेल और वो आदमी रेस्टोरेंट के पास जाते हैं, लेकिन अभी एक्शन ना लेने का फैसला करते हैं। वहीं कहीं और टीचर हॉस्पिटल बेड पर पड़ा होता है और ह्यू उसे मिशन फेल करने के लिए एग्जीक्यूट करने वाला था। जब उसे पता चलता है कि जिस एमेटसुमाटामा ने उसे हराया वो कूरो थी, तो ह्यू अपना प्लान बदल देता है। वो तय करता है कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, लेकिन पहले उसका गला काटकर उसे टॉर्चर करना चाहता है। इधर वहीं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में चश्मा लगाए एक आदमी जिसका नाम कराकी होता है वो टॉप फ्लोर पर जाता है ताकि वहां पर यूकी से मीटिंग रिकॉर्ड्स पर साइन करा सके। यूकी उसे लगातार उसके सबस को ढूंढने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो कहता है कि उसे अभी तक वो नहीं मिले हैं। कराकी अपने ऑफिस लौटता और चुपचाप सर्विलेंस कैमरा से आने की इमेज को डिलीट कर देता है। वहीं उस रात खाना खत्म करने और काफी भारी भरकम बिल चुकाने के बाद कूरो देखती है कि केडा उदास बैठा है। वो कहती है कि वो उसकी परेशानी समझ रही है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं कर सकती जब तक कि उनमें से कोई एक मर ना जाए। वो कहती है कि कुछ केसेस में एमेटसुमाटामा और उनके पार्टनर एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन लंबा समय साथ बिताने के बाद वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। तभी केडा नोटिस करता है कि एक्सेल की कार पूरे दिन वहीं पर पार्क रही है। वो आने का हाथ पकड़ता और किसी दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। जब वो मेन रोड पर पहुंचते हैं तो ह्यू के सबऑर्डिनेट उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो ऑर्डर देते हैं कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए और वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हमला करते हैं। वो कूरो की गर्दन को कसकर पकड़ लेते हैं और वो बेतहासा बाइक चलाते हैं। वो उनका मजाक भी उड़ाते और उन्हें धमकाते भी हैं, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक ओपनिंग छोड़ देते हैं। तभी कूरो एक बाइक के नीचे से निकलकर भाग जाती है और उनमें से एक को गिरा देती है, लेकिन वो उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है। उनमें से एक ऐसा सीड इस्तेमाल करता है जो उड़ते ड्रैगन को भी बांध सकता था और इसी वजह से कूरो हवा में ही पकड़ ली जाती है। बाकी लोग अपने बाइक सीधा उससे टकरा देते हैं और अब यहाँ पर केडा और चुप नहीं रह पाता। वो कूरो को पुकारता है और उसके और कूरो के हाथ पर बने मार्क्स चमकने लगते हैं, लेकिन जब वो उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है क्योंकि ट्राइबल लैंड के लोगों को ऑर्डर मिला होता है कि कूरो के अलावा किसी को भी मार दिया जाए। उसी समय आने एक और राइडर की चपेट में आने ही वाली होती है, तभी एक्सेल के साथ आया एक आदमी उसे एक पंच में उड़ा देता है। एक्सेल और वो आदमी अनस्टेबल टेरा सिग्नल का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे और गलती से ट्राइबल लैंड से टकरा गए और जब ट्राइबल एंड एक्सीड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी उन्हें एक एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। वो आसानी से उन्हें हरा देता और कूरो को फ्री कर देता और बाकी ट्राइबल एंड अपने आप ही वहां से भाग जाते हैं। और अब केडा को एहसास होता है कि उन दोनों के बारे में सब कुछ अजीब है। एक्सेल भी नोटिस करती है कि केडा ने तुरंत ही उन्हें पहचान लिया और अब वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। वो पूछती है कि क्या केडा ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और क्या वो समझता है कि वो क्या है, लेकिन अभी भी केडा बस खुद को एक इंसान ही मानता है। कूरो समझ जाती है कि वो दोनों एमेटसुमाटामा और पार्टनर्स हैं और वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं आने उन्हें पहचान लेती है कि ये वही लोग हैं जो पहले बैंक में आए थे और वो उनका धन्यवाद करना चाहती है, लेकिन केडा उसे रोक देता है, ये समझते हुए कि वो आने का पीछा कर रहे थे। एक्सेल इससे काफी खुश होती है कि केडा कम से कम बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो इस तरह से मिलना नहीं चाहते थे।
वो आदमी केडा के कंधे पर हाथ रखकर बात करना चाहता है, लेकिन केडा उसे पंच मार देता है और कहता है कि मुझसे तुम दूर ही रहो, क्योंकि केडा गुस्से में होता है कि उन्होंने सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए आने को खतरे में डाल दिया, लेकिन वो इससे एग्री नहीं करते। एक्सेल कहती है कि उन्हें एमेटसुमाटामा पर हमला करना सीधे उन्हें चैलेंज करना जैसा लगता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास और दोनों ग्रुप्स को लड़ना ही होगा, भले ही सामने वाला कितना भी स्ट्रांग हो। यहाँ पर कूरो तय करती है कि वो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेगी और तभी केडा और वो आदमी एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और यहाँ पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है उन दोनों में। कूरो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसके ऊपर पंच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो उसे एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है कि जिसने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो वो उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। जब दोनों आपस लड़ाई में उलझे हुए होते हैं तभी एक्सेल शांति से बैठी गेम खेलती रहती है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कूरो एक कदम पीछे हटती है और फिर अचानक आगे बढ़ती है और उस पर तेज पंचेस की बारिश शुरू कर देती है। इस बार उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि स्टेनर रिएक्ट ही नहीं कर पाता। कूरो अपनी सारी पावर एक ही पंच में डालकर सीधे उसके चिन पर मारती है। कूरो को लगता है कि उसने आखिरकार स्टेनर को गिरा दिया, लेकिन स्टेनर तो बस हल्के से अपने गर्दन को घुमा देता है और तभी स्टेनर एक्सेल को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बुलाता है, लेकिन एक्सेल कहती है कि कूरो और केडा ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ऐसी कोई वजह नहीं कि वो दोनों उनसे हार जाएं, इसीलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाना अननेसेसरी है। स्टेनर उसकी बात से सहमत होता है। वो तुरंत ही कूरो पर एक डेडली किक मारता है जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाती है। इसके बाद वो पंचेस की बौछार ही कर देता है और कूरो पूरी तरह से संभलने में बिल्कुल असमर्थ हो जाती है। उसके पंचेस तो जमीन तक में दरार कर रहे थे। एक्सेल पूछती है कि केडा कूरो को बचाने के लिए यूनिफाई क्यों नहीं करता। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि कूरो किसी उसके जैसे इंसान के साथ यूनिफाई क्यों करना चाहती है और वो जरूर कभी प्रॉपर यूनिफिकेशन पूरा नहीं कर पाया होगा। स्टेनर द्वारा कूरो को बेरहमी टॉर्चर होते हुए देखकर केडा को याद आता है कि कैसे कूरो ने कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगी और इसी पर उसके अंदर कुछ जाग उठता है। केडा यहाँ पर जोर से कूरो का नाम पुकारता है और ऐसा लगता है जैसे कूरो के शरीर में फिर से ताकत भर गई है। वो तुरंत ही पलटकर हमला करती है और खुद को उस असॉल्ट से छुड़ा लेती है। केडा उससे पूछता है कि अगर वो यूनिफाई करे तो क्या वो स्टेनर को हरा सकती है। कूरो पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं होती, लेकिन कहती है कि यूनिफिकेशन करने से उसकी कॉम्बैट पावर जरूर बढ़ जाएगी। इसके बाद केडा और कूरो यूनिफाई करते हैं और एक्सेल को उनके भीतर से निकलती हुई एक मैसिव टेरा की लहर महसूस होती है। एक्सेल समझ जाती है कि उसका यहाँ पर आना बेकार नहीं हुआ और अब लड़ाई बराबरी की हो जाती है और कूरो अब स्टेनर के सामने कमजोर नहीं रहती बल्कि सीधे आमने सामने लड़ने लगती है। लेकिन जब कूरो एक एरियल किक मारने की कोशिश करती है तो स्टेनर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। केडा को एहसास होता है कि स्टेनर की ताकत बिना यूनिफिकेशन के भी उनसे कहीं ज्यादा है। कूरो उसे चिंता ना करने को कहती है और यूनिफिकेशन बनाए रखने को कहती है। वो समझ जाती है कि सिंपल अटैक से स्टेनर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वो केडा के सारे टेरा को इकट्ठा करके एक ही पंच में डाल देती है। एक्सेल ये सब देख लेती है, लेकिन स्टेनर शांति से आगे बढ़ता रहता है और तभी कूरो का वो पावरफुल पंच उसे लग जाता है और वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। केडा पूछता है कि उसने अभी अभी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो एक्सेल बताती है कि वो एक्सीड था। वो ये भी कहती है कि ट्राइबल एंड ने जो एक्सीड पहले इस्तेमाल किया था वो असली नहीं था बल्कि एक इमिटेशन था, जो कि एक ओरिजिनल एमेटसुमाटामा के एक्सीड की नकल थी। एक्सेल उसे समझाती है कि ट्रू एक्सीड वो अटैक होता है जो एमेटसुमाटामा और उसके कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर के यूनिफिकेशन से क्रिएट हुई पावर और टेरा का इस्तेमाल करता है। एक्सेल को हैरानी होती है कि कूरो केडा जैसे पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी इतना शक्तिशाली एक्सीड इस्तेमाल कर पा रही है। इधर स्टेनर फिर से खड़ा हो जाता और पागलपन भरी हंसी हंसते हुए कहता है कि अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। कूरो बिल्कुल भी नहीं डरती उससे। केडा अपने दिल पर हाथ रखता और उसे पावर सप्लाई करता है। कूरो फिर से एक्सीड का इस्तेमाल करती है और स्टेनर की ओर एक मेगा पंच छोड़ती है, लेकिन जैसे ही पंच उसे लगता है कूरो खुद ही उछलकर पीछे जा गिरती है। दरअसल एक्सेल ने वहाँ पर एक बैरियर खड़ा कर दिया होता है। उसकी एबिलिटी का नाम था थाउजेंड्स। थाउजेंड में वो कंस्ट्रक्ट है जिन्हें एमेटसुमाटामा ने बहुत पहले बनाया था, जो यूजर के टेरा को कन्वर्ट करके डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कूरो समझ नहीं पाती कि कोई कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर शील्ड कैसे बना सकता है और एक्सेल उसकी इग्नोरेंस का मजाक उड़ाती है। इसके बाद एक्सेल और स्टेनर काफी सीरियस में लड़ने का फैसला करते हैं और आपस में यूनिफिकेशन करते हैं। कूरो अभी भी लड़ना चाहती थी, लेकिन केडा का टेरा पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और अब उनका यूनिफिकेशन भी टूट जाता और केडा जमीन पर गिर जाता है। इसके बावजूद स्टेनर उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता और एक्सीड का इस्तेमाल करके कई कॉपीज में बढ़ जाता है।
कुरो केडा से भागने को कहती है, लेकिन एक अकेला स्टेनर भी यूनिफिकेशन के बिना उसके लिए इम्पॉसिबल था और अब तो उनके सामने 5 स्टेनर खड़े थे। कुरो को चारों तरफ से घेर लिया जाता और बिना किसी चांस के उसे बेरहमी से पीटा जाता है। केडा उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। स्टेनर दोनों को खत्म करने की तैयारी करता है क्योंकि उन्होंने उसे चैलेंज किया था, लेकिन एक्सेल उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो पहले कुरो और केडा से कुछ सवाल पूछना चाहती है। वो कहती है कि उन्हें समझना चाहिए कि वो और स्टेनर सिर्फ उसी हॉस्टिलिटी का जवाब दे रहे हैं जो केडा और कुरो ने दिखाई थी। फिर वो उन्हें कार में बिठाकर अपार्टमेंट चलने का न्योता देते हैं ताकि वहां पर जाकर बात किया जा सके। अपार्टमेंट में आने द्वारा बनाई गई चाय पीते हुए एक्सेल उन्हें यूरोप में मौजूद एमेटसुमाटामा ग्रुप्स के अलायंस के बारे में बताती है, जिसका नाम नोबल वन होता है। स्टेनर और एक्सेल इसी अलायंस के मेंबर थे और यूरोप में लाइफ बैलेंस की रक्षा की जिम्मेदारी को संभालते थे। एक्सेल बताती है कि वो जापान इसीलिए आए क्योंकि वहां पर लाइफ बैलेंस हाल ही में बहुत एबनॉर्मल हो गया था और कोलैप्स होने की कगार पर थी। ऐसा पहले दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ। नोबल वन ने साइलेंट और एक्सेल को इस डिस्टरबेंस की जांच करने के लिए भेजा था। उन्होंने आने को इसीलिए ढूंढा क्योंकि उसके पास ऑर्डिनरी ह्यूमंस से बिल्कुल अलग तरह का टेरा है जो किसी एमेटसुमाटामा के करीब होने की वजह से है। एक्सेल के अनुसार इम्बैलेंस की वजह यह है कि एक एमेटसुमाटामा किसी इंसान के साथ बिना कॉन्ट्रैक्ट किए जुड़ा हुआ है और उनकी एनालिसिस बताती है कि ये एनामोली शायद 7 साल पहले ओकिनावा में हुई एक घटना से शुरू हुई थी। स्टेनर उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जो नोबल वन के एक मेंबर ने उसे ओकिनावा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ली थी। फोटो देखते ही केडा पहचान लेता है कि उसमें मौजूद महिला उसकी माँ है, जबकि वो तो अब मर चुकी है। इससे उसे शक होता है कि क्या वो वही औरत थी जिसे उसने पहले ट्रेन स्टेशन पर देखा था। आनी बताती है कि फोटो केडा की माँ की मौत से आधा साल पहले ली गई थी और लोकेशन ओकिनावा है जो उसका होम टाउन भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहां पर क्यों गई थी वो, क्योंकि फोटो लेने वाला आदमी इमेज में मौजूद लोगों द्वारा मार दिया गया था। सब कुछ बस मिस्ट्री बना रहता है, लेकिन एक्सेल को पूरा भरोसा होता है कि ओकिनावा इंसिडेंट के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ही उनका मिशन है। एक्सेल और स्टेनर जाने की तैयारी करते हैं। केडा उन्हें रोककर पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए क्योंकि ट्राइबल एंड उसे लगातार टारगेट कर रहे हैं। एक्सेल उसे बस इतना कहती है कि उसके जैसे इंसान भी यूनिफाई कर सकते हैं और एक्सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। स्टेनर कहता है कि केडा जब चाहे उसे चैलेंज कर सकता है और जाने से पहले एक्सेल आने के साथ अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है। उस रात केडा अपनी माँ के बारे में सोचता है और तभी कुरो उसके पास आती है और एक एमेटसुमाटामा होने के नाते उसकी माँ की मौत के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि केडा की माँ ऐसा कुछ कर सकती थी और अगर किया भी हो तो जरूर किसी और एमेटसुमाटामा ने उसे मजबूर किया होगा। कुरो पहले फोटोग्राफ में उस आदमी के हाथ पर बने सिंबल को नोटिस कर चुकी थी और उसे शक है कि वही उसका बड़ा भाई हो सकता है जो कि सिसागामी क्लैन का सबसे पावरफुल मेंबर है। कुरो केडा से कहती है कि वो ओकिनावा जाएगी अपने भाई को हराने और उसकी माँ से जुड़ा सच जाने के लिए, और ये सब वो केडा को इस मुसीबत में घसीटने की माफी के तौर पर करेगी। ओकिनावा समुद्र के पार है और कुरो अकेले जा नहीं सकती थी, इसलिए केडा उसके साथ जाने का ही फैसला करता है। वो टोक्यो से भी कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता था ताकि आने को और परेशानी ना हो और उस फोटो के पीछे की सच्चाई को वो जान सके। वहीं एक लाल बालों वाली औरत ह्यू से मेडिसिन लेने आती है और वो कंप्लेन करती है कि ये काफी नहीं है उसके लिए। ह्यू उसे जल्दी मिशन पूरा करने को कहता और वादा करता है कि बाद में अमाउंट दुगनी कर देगा और उसका मिशन था कुरो को वापस लाने का। अगले दिन केडा ओकिनावा जाने का खर्चा चेक करने लगता है, जल्दी से जल्दी निकलने और पैसों का इंतजाम करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल सके और पैसों का इंतजाम कर सके। जब केडा घर से निकलता है तो एक औरत मिकामी उसका पीछा करती है और आगे आकर उसका रास्ता रोक लेती है। वो साफ कहती है कि उसका मिशन उस एमेटसुमाटामा को पकड़ना है जिसने केडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो कहती है कि उसे सिर्फ कुरो से मतलब है, अगर केडा उसे सौंप दे तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। केडा इसके लिए साफ मना कर देता और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिकामी आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लेती है। वहीं अपार्टमेंट में कुरो को महसूस होता है कि केडा खतरे में है और वो भागकर बाहर निकलती है। तभी उसकी टक्कर आने से होती है जो शॉपिंग से लौट रही थी। कुरो आने को बताती है कि केडा खतरे में है। उसी पल आने को केडा का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उस औरत ने उसे किडनैप कर लिया है और कुरो के सामने आने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्टेनर और एक्सेल सिसागामी ट्राइबल एंड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपने आदमियों को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। हेडक्वार्टर में कराकी अनाउंस करता है कि वो अगले दिन ओकिनावा जाएगा और उसी समय ह्यू राइजन नाम के एक आदमी से बात करने आता है और वहां से गुजरते हुए ह्यू कराकी से भी उसका हालचाल पूछता है। कराकी कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बताता है कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कागुरियोना जिसे उसने ह्यू को उधार दिया था वो 1 महीने पहले यहाँ से भाग गई थी और अगर जरूरत हो तो वो दोबारा सब्जेक्ट दे सकता है। ह्यू उसे चिंता ना करने को कहता है और बताता है कि वो लड़की अब मिल चुकी है और जल्दी वो कैप्चर कर ली जाएगी। वहीं शहर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ ह्यू कहता है
कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्योर लैंड में मौजूद राइजाकी स्टोन इम्प्योर हो गया। वो सोचता है कि आगे क्या होने वाला है और कीरा के बारे में वो सोचता है और वो कूरो के बारे में सोचता है। इसी दौरान स्टेनर और उसकी टीम ट्राइबल लैंड को पूरी तरह से खत्म कर देती है और अचानक स्टेनर को एमेट्सुमाटामा की लाशों का एक ढेर दिखाई देता है। एक्सेल उसे एक कमरे में बुलाती है जहां पर वो एक सिस्टम देखते हैं जिसमें राइजाकी स्टोन्स का इस्तेमाल करके एमेट्सुमाटामा से पूरा टेरा निकाल लिया जाता है और उनसे ट्राइबल लैंड बनाए जाते हैं। एक्सेल को एहसास होता है कि शिशिगामी क्लैन उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इधर मिकामी केडा को बात करने के लिए अपने घर पर ले जाती है जबकि कूरो और आने रास्ते में होते हैं। मिकामी कहती है कि उसका निशाना सिर्फ कूरो है और अगर केडा इसमें उसकी मदद करे तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बताती है कि वो आजाद पसंद जेनको क्लैन से है, न कि शिशिगामी से, और शिशिगामी क्लैन के साथ उसका रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिट है। मिकामी उससे पूछती है कि केडा ने एक एमेट्सुमाटामा के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जबकि वो सिर्फ एक सब है। डोप्लाइनर रूल्स के अनुसार अगर केडा अपने रूट से मिलता है तो उसका सारा टेरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो वहीं पर मारा जाएगा। मिकामी कहती है कि केडा का टेरा बहुत कम है जिससे वो रूट तो क्या मास्टर रूट बनने के भी लायक नहीं है। कूरो ने ये बात केडा को कभी नहीं बताई थी, न ही ये कि अगर कोई एमेट्सुमाटामा किसी सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बातों के बीच में मिकामी अपने पति को देखती है और ह्यू से लाई हुई दवा उसे देती है। वो वादा करती है कि जैसे ही ये मिशन पूरा होगा वो दोनों लंबे समय तक खुशी से साथ रहेंगे। बाहर केडा ये जानकर हैरान था कि वो एक सब है। तभी आने और कूरो मिकामी के घर पर पहुंचते हैं। कूरो आने से कहती है कि वो उसके डॉग का ध्यान रखे और वो अकेले अंदर जाती है और अभी के लिए वो ओकिनावा का प्लान को भूल जाती है। मिकामी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है। कूरो और केडा फिर से मिलते हैं और केडा तुरंत उससे सब होने की बात पर सवाल करता है। कूरो इससे इनकार करती है लेकिन कहती है कि इन सब के बावजूद वो उसका पार्टनर है और भरोसा ही सबसे जरूरी होता है। मिकामी ये सुन लेती है और हंसते हुए कहती है कि एक सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत बड़ी गलती है। टेरा जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, इसीलिए पार्टनर का मास्टर रूट होना जरूरी है। वो ये साफ साफ कहती है कि एक ना एक दिन सब मारा जाएगा क्योंकि यूनिफिकेशन और एक्सीड के लिए जितना टेरा चाहिए वो उनके शरीर के लिए बहुत ज्यादा होता है जिससे तेजी से बुढ़ापा या मौत हो जाती है। कूरो ये मानने से इनकार कर देती है। तभी मिकामी का पति सिंगो लाठी के सहारे बाहर आता है और इस बात की कंफर्मेशन करता है क्योंकि वो खुद इसका एग्जाम्पल था। उसने सब होने के बावजूद अपनी एमेट्सुमाटामा पत्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और भले ही वो अभी 30 की उम्र का है लेकिन मरते हुए बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। कूरो यहाँ पर केडा से माफी मांगती है और कहती है कि उसे सच में ये सब पता नहीं था, लेकिन मिकामी ये स्वीकार नहीं करती और कूरो को वो एक पंच मारती है जिससे वो जाकर दूर गिरती है। मिकामी कहती है कि कूरो इंसानों को सिर्फ वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती है और आज वो कूरो को मारकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। वो कूरो पर हमला करती है जबकि सिंगो और केडा देखते रहते हैं। सिंगो कहता है कि अपनी पत्नी की फाइटिंग स्पिरिट देखकर उसने तय कर लिया है कि वो उसका साथ देगा, भले ही वो सब हो, लेकिन वो लड़ाई में मरना चाहता है। उसकी पत्नी उसके पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, लेकिन सिंगो केडा से पूछता है कि वो अपने पार्टनर की मदद क्यों नहीं कर रहा और क्या उसे सच में उसकी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। केडा उन लोगों को याद करता है जिन्हें अब वो खो चुका है और इससे काफी डर जाता है कि कहीं कूरो भी उसकी वजह से मारी ना जाए। कूरो अब पिटाई के बाद पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रही होती है, उसके पंचेस में अब कोई ताकत नहीं बचती। तभी अचानक उसके हाथ का निशान चमकता है और उसका पंच काफी पावरफुल हो जाता है जो मिकामी को वहां से दूर फेंक देता है। केडा ने कूरो के साथ यूनिफिकेशन कर लिया होता है और आखिरी दम तक लड़ने का वो फैसला करता है। सिंगो भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपनी वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कूरो पंच मारकर आगे बढ़ती है लेकिन मिकामी को कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि उसने सिंगो के साथ यूनिफिकेशन कर लिया होता है। मिकामी एक सीड का इस्तेमाल करके कूरो को दूर फेंक देती है और यहाँ पर केडा कमजोर पड़ने लगता है और अगर लड़ाई लंबी चली तो वो और सिंगो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए कूरो और मिकामी दोनों जल्दी ही इसे खत्म करने का फैसला करते हैं। वो एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और कूरो गिर जाती है। मिकामी उसे जमीन पर दबा देती है और उसका एक्सीड उसके शरीर की डेंसिटी को बढ़ाकर उसे जबरदस्त अटैक और डिफेंस देता है। मिकामी कूरो पर लगातार पंचेस बरसाती है जबकि सिंगो का शरीर अपनी सीमा के लिमिट तक पहुंच चुका था। वहीं केडा कूरो से एक्सीड का इस्तेमाल करने की गुहार लगाता है लेकिन वो उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती थी और जल्दीबाजी में नहीं कर सकती। जैसे ही मिकामी एक्सीड चलाने के लिए हाथ उठाती है कूरो तुरंत ही मौका देखकर उसकी ठुड्डी पर वार करती है। यहाँ पर सिंगो अब और सहन नहीं कर पाता और वो खून खांसने लगता है जबकि मिकामी मुस्कुराती है और कूरो पर आखिरी पंच मारती है जिससे वो पूरी तरह से हार ही जाती है। मिकामी अपनी जीत पर खुश होती है लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सिंगो मुस्कुराते हुए मर चुका है और अपनी वाइफ के साथ आखिरी दम तक लड़ने की उसकी इच्छा भी अब पूरी हो चुकी होती है। मिकामी को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो लगभग टूट जाती है
और वहीं इस तरफ आने भी अब कुरो और केडा के साथ ओकिनावा जाने का फैसला करती है। किरो अपने भाई को हराने के लिए ताकत जुटाने के लिए जितना हो सके उतना खाना खाती रहती है। केडा उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लड़ते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर सब हुआ और लड़ाई जारी रही तो वो मारा जाएगा। उसी समय आने को एक्सेल का कॉल आता और वो बताती है कि वो ओकिनावा के लिए निकलने वाले हैं। उधर ये जाने बिना कि उसका कमरा पूरी तरह से तबाह है, हियू अपने बेस पर पहुंचता है और उसे पूरी तरह से तबाह पाता है। गुस्से में वो अपने एक सबऑर्डिनेट तासीरो को ऑर्डर देता है कि तुरंत पता लगाए कि ये किसने किया है। अगले दिन आने सबको ओकिनावा ले जाती है। रास्ते में वो देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत को ट्राइबल एंड के लोग दौड़ा रहे हैं। नीले बालों वाली लड़की रियोना तब गिर जाती है जब उनमें से एक चेन फेंक कर उसकी टांग पर मारता है। उसके साथ मौजूद आदमी हमलावरों से उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो एक पंच में चेन को तोड़ देता और अकेले ही दोनों से लड़ने लगता है। रियोना कंप्लेन करती है कि उसे शुरू से ही हमला कर देना चाहिए था, तो वो गिरती ही नहीं। अचानक कुरो उस आदमी का नाम पुकारती है याकुमा कहकर, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। याकुमा कुरो को प्रिंसेस कहकर बुलाता है और सब ये जानकर चौंक जाते हैं कि कुरो याकुमा की ट्राइब की प्रिंसेस है। याकुमा बताता है कि उसने रियोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कुरो कहती है कि उसने केडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन याकुमा केडा का टेरा महसूस नहीं कर पाता क्योंकि वो एक सब था। रियोना एक मास्टर रूट है और वो काइनोजी कॉर्पोरेशन से भाग निकली थी, जो कि एक बड़ी कंपनी है जो बाहर से स्टोर और होटल चेन संभालती है, लेकिन अंदर ही अंदर मास्टर रूट्स बनाती है। मास्टर रूट बनने के बाद लोगों को कंपनी अपने पास रखती है और अच्छी तरह ट्रीट करती है, लेकिन रियोना पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और वो किसी तरह वहां से भाग निकली। उसे शक है कि इसके पीछे हियू था। ट्रैवल एंड से भागते समय उसकी मुलाकात याकुमा से हुई, जिसने उसकी जान बचाई और फिर उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा। याकुमा के अनुसार किनोजी कॉर्पोरेशन राइजन के लीडर में कई मास्टर रूट्स के साथ ओकिनावा की ओर बढ़ रही है। केडा गुस्से में पूछता है कि ये राइजन कौन है और वो कुरो पर गुस्सा करता है कि उसने ये सब उसे क्यों नहीं बताया। याकुमा उसे डांटता है और कहता है कि कुरो सबसे पावरफुल एमेटसुमाटामा क्लैन सीसागामी की मीको की बेटी है। कुरो बताती है कि राइजन उसका भाई है और वो केडा को सब कुछ बताने का फैसला करती है। इधर आने याकुमा और रियोना को खाना खिलाती और सप्लाईज खरीदने की सोचती है, लेकिन रियोना उन्हें वार्न करती है कि वो कॉन मार्ट्स मत जाए क्योंकि वहाँ पर किनोजी कॉर्पोरेशन के सर्वेलेंस कैमरा लगे हैं। कुरो बताती है कि सीसागामी सेक्रेड लैंड में रहते हैं, एक अलग दुनिया जो स्पिरिचुअल बैरियर से काफी सेफ है, जहाँ पर एमेटसुमाटामा दुनिया के बैलेंस की निगरानी करती है। और जब एक बार सेक्रेड स्टोन के लिए रिचुअल देने का समय आया तो सब कुछ गलत हो गया। कुरो और उसका भाई राइजन दुनिया को देख रहे थे, तभी उनकी माँ मीको ने ड्रीम रिचुअल शुरू करने का ऐलान किया। वो जादू से घिरे बिस्तर पर लेट गई और रिचुअल खत्म होने पर उसने अपने सपने में कुछ देखा, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। और जब अटेंडेंट्स कुरो के बाल सजा रहे थे तो याकुमा खून से लथपथ वहां पर पहुंचा और बताया कि प्रिंस ने पूरे क्लैन का कत्लेआम कर दिया है। राइजन उनकी माँ को पकड़कर सेक्रेड स्टोन के पास ले गया था और कुरो भी वहां पर काफी घबरा कर दौड़ पड़ी और पैलेस पहुंचकर उसने सबको मरा हुआ देखा। सेक्रेड स्टोन के पास उसकी माँ बंधी हुई और मरी हुई पड़ी थी और तभी राइजन ने ऐलान किया कि उसने ये अर्थ को नष्ट करके नई दुनिया बनाने के लिए किया है और जो भी इसका विरोध करेगा वो मारा जाएगा। फिर उसने कुरो को चेतावनी दी कि अगर वो रुकी रही तो धीरे धीरे मर जाएगी और वहाँ से वो चला गया। कुरो ने अपनी माँ के शरीर को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपने भाई द्वारा माँ की हत्या का कारण जानने के लिए उसने उसे मारने की कसम खाई। तभी वहाँ पर हियू सामने आया। उसे बहुत पहले क्लैन से निकाल दिया गया था क्योंकि वो इंसानों को सेक्रेड लैंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए लाता था और उन्हीं एक्सपेरिमेंट से उसने एमेटसुमाटामा का टेरा इंसानों में डालकर ट्राइबल एंड बनाना सीख लिया था, जिसे राइजन ने काफी पसंद किया। कुरो ने अपने भाई के बारे में पूछा तो हियू ने कहा कि अगर वो उसके साथ जुड़ जाए तो वो उसके बारे में सब कुछ बता देगा। उसने केडा का मजाक उड़ाया कि उसने कुरो जैसे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और पूछा कि इतनी कम टेरा वाले इंसान के साथ वो क्यों जुड़ी। यहाँ पर हियू ने केडा से यूनिफिकेशन करने को कहा, लेकिन यहाँ पर सिंगो की मौत को याद करके केडा थोड़ा हिचकिचा रहा था। हियू ने कुरो पर हमला किया जिससे केडा को मजबूरन यूनिफिकेशन करना ही पड़ा और यूनिफाई होते ही कुरो ने हियू पर एक एक्सीड पंच मारा, लेकिन वो बस सिर्फ पीछे हटा। वहीं हियू ने किक मारकर कुरो को हवा में उड़ा दिया और उसे घुटनों पर ला दिया। उसी पल याकुमा और उसका पार्टनर वहां पर पहुंच गए। याकुमा ने तुरंत यूनिफिकेशन किया और अपनी जबरदस्त टेरा से हियू की बराबरी की टक्कर दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं केडा और कुरो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए भागते हैं। हियू अपने कार से वापस लौटता है जहाँ पर उसके आदमी खड़े थे। याकुमा का नाम सुनते ही हियू एक आदमी को वहीं पर मार देता है। इधर कुरो की माँ की मौत जानकर केडा उसे बताता है कि जब उसकी माँ मरी थी तो वो लगातार रोया था, इसीलिए कुरो को भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर रोना आए तो वो रो सकती है। ये सुनते ही कुरो टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। केडा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके साथ लड़ता रहेगा। केडा अपनी उंगली में पहनी उस रिंग को देखता है जो एक्सेल ने दी थी
और वार्न किया था कि थाउजेंड्स की पावर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर की प्योर टेरा से ही इस्तेमाल हो सकती है। तभी आने को याद आता है कि एक्सेल ने केडा को किस किया था। भले ही एक्सेल ने कहा था कि उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आने को जलन होती है और वो प्लेन में केडा को कसकर गले लगा लेती है। केडा उससे छोड़ने को कहता है क्योंकि ये अजीब लग रहा था और उसे डर था कि कहीं कूरो देख ना ले, लेकिन कूरो फ्लाइट अटेंडेंट से सैंडविचेस मांगने में बिजी थी। तभी एक और फ्लाइट ओकिनावा पहुंचती है जहां पर कराकी खुद मास्टर रूट्स यात्रियों का स्वागत करता है और उन्हें एक लंबी लिमोजिन्स में ले जाता है। कराकी बताता है कि वो किनोजी फाइनेंशियल ग्रुप के एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसकी सारी डिटेल शाम की पार्टी में बताई जाएगी। केडा का ग्रुप भी ओकिनावा पहुंचता है और कूरो को एक मैसिव टेरा महसूस होता है। वहीं आने एक कन्वर्टिबल रेंट करती है और सबको केडा के ग्रैंडफादर के घर ले जाती है। वहां के नजारे कूरो को हैरान कर देते हैं, लेकिन केडा उसे याद दिलाता है कि वो फोटो और उसके भाई की जांच के लिए आए हैं, छुट्टी मनाने के लिए नहीं। वो केडा के ग्रैंडफादर के कस्बे में पहुंचते, लेकिन वो घर पर मिलते नहीं। वो पीछे जाकर देखते हैं कि वो बैकयार्ड में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। केडा उन्हें फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसकी माँ उस समय ओकिनावा में थी, लेकिन ग्रैंडफादर को कुछ याद नहीं आता। केडा हिचकिचाता है, तभी कूरो बोल पड़ती है कि ये डोप्लाइनर फेनोमेनन है और खुद को एमेटसुमा टामा और केडा को पार्टनर बताती है। इससे पहले कि केडा उसे रोक दे और समझाए कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसकी माँ फोटो में क्यों है, ग्रैंडफादर उन्हें रुकने देता है और उस रात वो उनके लिए काफी टेस्टी खाना बनाता है। केडा और कूरो पूरी तरह खाने में डूब जाते हैं और वहीं आने ग्रैंडफादर के साथ कप पर कप पीती रहती है और दोनों पूरी तरह नशे में हो जाते हैं, जबकि कूरो खुशी से पेट भरकर बैठी रहती है। बाद में कूरो केडा के पास आती है जब वो तारों को देख रहा होता है। वो महसूस करती है कि यहाँ पर वो ज्यादा रिलैक्स लग रहा है। केडा इससे सहमत होकर सर हिलाता है और स्ट्रेच करता और लेट जाता है। कूरो भी उसके बगल में ही लेट जाती है। अगली सुबह वो स्विम सूट पहनते और बीच पर खेलते हैं, जूस पीते हैं और दिन का अंत सनसेट देखते हुए बिताते हैं। वापस जाते समय केडा कहता है कि वो कल फोटो की लोकेशन खोजेगा। तभी अचानक दो अनजान एमेटसुमा टामा लड़की पेड़ से कूदकर उनके रास्ते में आ जाती है। उन्होंने मैसिव टेरा का पीछा करते हुए सेक्रेड स्टोन तक पहुंचने की कोशिश की थी और वहीं केडा एंड कूरो को सेक्रेड लैंड ग्रुप का साथी समझकर उन पर हमला कर देती है। वो दोनों लड़कियां हवा में हाथ पकड़े घूमती हुई कूरो को घेर लेती है और लगातार उसके ऊपर वार करती है। केडा यूनिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बांधकर बैम्बू पोल से लटका दिया जाता है और वो लगभग सफोकेट होने वाला था। और तभी हताश में उसे एक्सेल की बातें याद आती है कि किसी एमेटसुमा टामा को संकट से केवल उसका कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर ही बचा सकता है। वो पूरी ताकत से कूरो का नाम पुकारता और उसकी रिंग लाल रंग में चमकने लगती है। उसका 1000 एक्टिवेट होता और उसकी बंधन कट जाती है। केडा कूरो को यूनिफाई करने का सिग्नल देता और दोनों हमलावर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिफाइड कूरो उन्हें आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो उन्हें डराने के लिए उन पर हमला करने की बजाय एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारती है और वो डरकर फोटो वापस कर देते हैं। वहीं जब केडा सेक्रेड स्टोन और फोटो के बारे में पूछता है तो लाल बालों वाली लड़की मकाना रोते हुए टूट जाती है और अपने माता पिता से सेक्रेड लैंड की रक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगती है। तो वहीं आने उसे दिलासा देती है। इधर किनोजी कॉर्पोरेशन की पार्टी में कराकी सेक्रेड स्टोन से जुड़ी अपने प्लान को पेश करता है। वो बताता है कि उनका मिशन है स्टोन की टेरा को हार्वेस्ट करके मास्टर रूट्स और एमेटसुमा टामा के लिए एक नई दुनिया बनाने का, और चाहे इसके लिए इस दुनिया को नष्ट ही क्यों ना करना पड़े, और स्टोन का डिस्ट्रक्शन ही उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। इसी दौरान एमेटसुमा टामा लड़कियां बताती है कि 7 साल पहले सेक्रेड स्टोन की रक्षा करने वाला उनका पूरा क्लैन शिशिगामी द्वारा मार दिया गया था और वो दोनों अकेले ही जिंदा बची थी। कूरो समझाती है कि सेक्रेड स्टोन बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। केडा को एहसास होता है कि अगर फोटो में मौजूद औरत सच में उसकी माँ है तो वो एक मर्डरर रही होगी, लेकिन वो साफ कहता है कि उसका स्टोन पर कोई दावा नहीं है। याकुमा चेतावनी देती है कि आइलैंड पर मौजूद मैसिव टेरा के कारण स्टोन खतरे में है और वो माकिमा से वहाँ से जाने के लिए कहती है। कूरो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, ये समझाते हुए कि अगर उसका भाई इसमें इन्वॉल्व है तो सब कुछ बेहद खतरनाक हो सकता है। इधर कराकी फुटेज देखता है जिसमें केडा लड़कियों से बात कर रहा होता है और वो सर्वेलेंस जारी रखने का ऑर्डर देता है ताकि वो जल्दी से उनसे मिल सके। इसी बीच हियू अब तक ओकिनावा पहुंचने वाला होता है। उसके साथ शिनोबु नाम की एक औरत होती है जो केडा की माँ जैसी दिखती है। इधर एक लड़की यूकी बेचैन होने लगती है क्योंकि उसे अब तक अपना सब नहीं मिला है। वो सोचने लगती है कि कहीं वो खुद ही रूट तो नहीं, और समझ नहीं पाती कि उसे छुपकर क्यों जीना पड़ रहा है। राइजन उसे प्यार से समझाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि चेयरमैन उसकी परवाह करता है, लेकिन यूकी मानती है कि ये सब झूठ है और उसका पिता उसे सिर्फ इसीलिए बंद रखे हुए है क्योंकि वो अभी मास्टर रूट नहीं बनी है। उसके बाकी सभी सिबलिंग्स पहले ही मास्टर रूट बन चुके हैं और कंपनी इनहेरिट कर चुके हैं। यूकी चाहती है कि जल्दी से उसका सब मिले ताकि वो मास्टर रूट बन सके और काइनोजी ग्रुप को वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन बना सके और सबको उसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सके। राइजन उसे गले लगाता और दिलासा देता और कहता है कि उसे जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि कुछ अनचाहे मेहमान आ चुके हैं अब यहाँ पर।
बिल्डिंग के बेस पर एक्सेल अपने साथियों के साथ याकुमा और रियोना के साथ पहुंचती है और तुरंत ही समझ जाती है कि उनकी घुसपैठ पकड़ी जा चुकी है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं लाइट्स जल उठती है और काले कपड़ों में लोग उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन स्टेनर और ब्लॉन्ड हेयर वाला आदमी बार्ल एक ही पंच में 5 दुश्मनों को गिरा देता है। वो अपने बाकी आदमियों को उनसे निपटने के लिए छोड़कर टॉप फ्लोर की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ राइजन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। एक एमेट्सुमाटामा जिसे दुनिया का बैलेंस बनाए रखना चाहिए था, उसने ही टेरा का फ्लो बिगाड़ दिया था, इसीलिए स्टेनर उसे हर हाल में मारना चाहता था। वो राइजन से सब कुछ बताने को कहता है, काइनोजी में शामिल होने से लेकर मास्टर रूट बनाने तक का मकसद सब कुछ। तो राइजन कहता है कि उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है और उसका एम इस दुनिया को नष्ट करके मास्टर रूट्स के जरिए उस पर कब्जा करने का है। उसका कहना है कि स्टेनर जैसे लोग उसकी बनाई गई दुनिया में फिट नहीं बैठने वाले। एक्सेल किसी ऐसे इंसान को क्रिएटर बनने नहीं दे सकती जो इंसानों की किस्मत से खेलता हो, इसीलिए वो तुरंत यूनिफाई करके हमला करती है। लेकिन राइजन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो उनके हर एक वार से बच निकलता है। जब स्टेनर आमने सामने लड़ने को कहता है तो राइजन बिना यूनिफाई किए ही इतना जोरदार पंच मारता है कि सब कुछ उड़ जाता है। लेकिन किस्मत से एक्सेल समय रहते हेक्सा वॉल डिप्लॉय कर देती है। राइजन अपने आदमियों को उन्हें रोकने का ऑर्डर देकर हेलीकॉप्टर से वहां से भाग जाता है। वहीं याकुमा और रियोना यूनिफाई होकर लड़ते और दुश्मनों को हराते हैं, लेकिन और भी लोग वहां पर आ चुके थे, इसीलिए स्टेनर एक्सीड्स क्लोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके रूफटॉप पर पहुंचने तक हेलीकॉप्टर से वो उड़ चुका होता है। वहीं यूकी को कार से कहीं और ले जाया जाता है और उसकी एक ही चाहत बचती है कि जल्दी ही मास्टर रूट बनकर राइजन से कॉन्ट्रैक्ट बनाए। काइनोजी ग्रुप के राज धीरे धीरे सामने आते हैं और पता चलता है कि काराकी ने कभी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था और वो डोपलाइनर फेनोमेनन पर रिसर्च प्रपोज की थी। केडा की मां की मौत का सच जानकर काराकी ने आइडेंटिकल लोगों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ये साबित किया कि उनमें से 2 मरते हैं और एक ही बचता है, और उसी सर्वाइवर को ग्रुप में लाने और सर्वेलांस फैलाने का प्लान बनाया गया और यहीं से काराकी मास्टर रूट बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ा। और अब प्रेजेंट में राजन सेक्रेट स्टोन को नष्ट करके दुनिया को तबाह करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उस क्लैन का विनाश हुआ था। कराकी खुद से पूछता है कि क्या ये दगाबाजी है, लेकिन वो मानता है कि ये उस इंसान की सजा है जो दुनिया पर राज करना चाहता है। अगले दिन केडा अपने ग्रैंडफादर के साथ कुरो को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और खुद समुद्र के किनारे ट्रेन करने चला जाता है। तभी उसकी रिंग चमकती है और पीछे मुड़ते ही वो अपनी माँ जैसे दिखने वाली औरत को देखता है। वो अनजाने में उसे माँ कह देता है और वो उसे पहचान लेती है क्योंकि अब वो एक मास्टर रूट बन चुकी होती है। वहीं केडा जब फोटो दिखाकर सच पूछता है तो शिनोबु बताती है कि उसे एमेट्सुमाटामा से लड़ने के लिए यहाँ पर लाया गया था और वो काइनोजी ग्रुप के कंट्रोल में कॉन्ट्रैक्ट से बंधी है। वो केडा के लिए गिल्ट महसूस करती है क्योंकि उसकी माँ उसकी सब थी। अगर वो कभी उससे नहीं मिली होती तो शायद वो अब तक जिंदा रहती। वहीं जंगल में माकीमा याकुमा से केडा से मदद लेने को कहती है। तभी बाहर से रेगा की आवाज आती है। वो खुशी से दौड़ती है लेकिन वो उन्हें लात मारकर दूर फेंक देता है। इधर घर पर आने केडा के ना लौटने से काफी चिंतित होती है और कुरो उसे खोजने निकलती है। तभी माकीमा उससे मदद मांगती है कि याकुमा को ले जाया जा चुका है। तभी ही उसका रास्ता रोकता और माकीमा उसे देखकर बुरी यादों से भर जाती है और वो हमला करती है, लेकिन बहुत जल्द वो जमीन पर पटक दी जाती है। हियू कहता है कि अगर कुरो उसे बचाना चाहती है तो उसे उसके साथ चलना होगा और वो उसे बेहोश कर देता है। इधर बीच पर शिनोबु केडा का टेरा निकाल रही होती है और एक सब होने के कारण केडा की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। कुरो उसकी चीखें महसूस करती है और वो होश में आती है। वो समझ जाती है कि हियू उसे असॉल्ट कर रहा है। केडा लड़खड़ाते हुए कुरो की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन शिनोबी उसे ऐसा करने के लिए चेतावनी देती है, लेकिन वो कहता है कि वो कुरो के साथ अंत तक लड़ना चाहता है। उसके रिंग से एनर्जी बर्स्ट निकलकर वो शिनोबी पर हमला करता और आगे बढ़ता रहता है। इधर मास्टर रूट नहीं जानते कि असली वजह एमेट्सुमाटामा से कॉन्ट्रैक्ट कराना है। इधर राइजन ओकिनावा पहुंचकर कराकी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देता है। वहीं आने जब उन्हें खोजते हुए पहुंचती है तो वो माकीमा को बेहोश पाती है और वहीं इधर जंगल में हियू कुरो को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसे मारता पीटता और धमकाता है। तभी कुरो का मार्क चमकता और वो उसे पंच मारती है और तभी वहाँ पर केडा पहुँचता है, लेकिन हियू एक बार फिर से हमला करता है। आगे कहानी और भी भयानक हो जाती है जब शिनोबु का सच सबके सामने आता है कि वो मास्टर रूट नहीं बल्कि माइनस रूट है और उसने केडा की माँ की मौत को प्लान किया था। वो डेस्टिनी और टेरा एब्जॉर्ब करने वाली बन चुकी होती है। इधर कुरो को टॉर्चर किया जाता और केडा बस बेबस देखता रहता है। शिनोबु कहती है कि वो सिर्फ खुशी चाहती थी। वो केडा को भी माइनस रूट बनने का ऑफर देती है, लेकिन वो इसके लिए इनकार कर देता है। आखिर केडा और कुरो यूनिफाई करते और केडा अपनी सारी ताकत कुरो में डाल देता है और वो हियू पर एक पावरफुल मेगा एक्स पंच चलाती है। शिनोबु दर्द में चिल्लाती है और उसकी मार्क मिट जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है।
केडा उसकी आंख बंद करता और माइनस रूट के बारे में सोचता है और उसकी बॉडी को थाम कर वो रोने लगता है। वहीं ह्यू जो अब भी जिंदा था वो कुरो के साथ अपने ट्विस्टेड खेल को जारी रखने में आनंद लेता है और जैसे ही केडा गुफा के बाहर निकलता है काराकी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने चश्मा उतारता है और केडा का वेलकम करता है और कहता है कि आने उसकी विला में इंतजार कर रही है। उसका चेहरा देखते ही केडा उसे पहचान लेता है कि वो उसका पुराना करीबी दोस्त स्वामुरा था और तभी केडा को जोरदार से खून की उल्टी आती और वो कराकी की आंखों के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। बेहोशी में केडा को उस दिन की याद आती है जब वो क्लास गया था और उसे पता चला था कि कराकी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कराकी की विला के अंदर एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पाता है। वो पूछता है कि क्या कराकी सच में स्वामुरा है। कराकी खुद को वही व्यक्ति बताता है जिसे कभी मरा हुआ समझा गया था और अब वो राइजन के अंडर सीसागामी क्लैन के लिए कराकी नाम से काम कर रहा है। वो कहता है कि वो केडा की रक्षा करना चाहता और उसे पता है कि केडा सिर्फ एक सब है जिसने अमेत्सुमा टामा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो समझाता है कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो केडा की मौत तय है और वो उसे कॉपरेशन का ऑफर देता है। ये सुनकर कुरो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काराकी केडा को सीसागामी क्लैन में रिक्रूट करना चाहता है। लेकिन काराकी साफ कहता है कि वो केडा को क्लैन के लिए नहीं बल्कि पर्सनल रूप से अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है और वो राइजन का विरोध करने की अपने पूरी प्लान को पहले से तैयार कर चुका है। केडा इस बात से काफी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि उसका दोस्त जिंदा है। कराकी बताता है कि जब वो स्वामुरा था तभी उसे अमेत्सुमा टामा और डोप्लाइनर प्रिंसिपल के एग्जिस्टेंस को समझ लिया था। बाद में उसकी मुलाकात राइजन से हुई जिसने उसकी काबिलियत की तारीफ की और उसे अपने साथ काम करने को कहा। लेकिन वो जानता था कि वो अगर अचानक गायब हो गया तो लोगों के अंदर शक पैदा होगा और उसी दौरान उसका सब कराकी एक एक्सीडेंट में मर गया और उसे स्वामुरा समझ लिया गया जिससे असली स्वामुरा कराकी के नाम से जीवित रह सका। उसको डोप्लाइनर के बारे में केडा की माँ से पता चला था और उसने इस पर काफी डीप रिसर्च की और सीसागामी में शामिल हो गया ये सोचकर कि वो एक बेहतर दुनिया बनाएगा। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि राइजन सिर्फ डोप्लाइनर और इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, सब्स को रूट से मिलवाकर मरवाना और मास्टर रूट्स बनाना और सिर्फ अमेत्सुमा टामा के लिए ही दुनिया बनाना उसका मकसद था। वो कहता है कि वो एक ऐसी आदर्श दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर इंसान डोप्लाइनर प्रिंसिपल को नियंत्रित कर सके, न कि अमेत्सुमा टामा उसका नियंत्रण करे। वो स्वीकार नहीं कर सकता कि इंसानों की किस्मत कोई और तय करे। उसे अपने स्कूल डेज की याद आते हैं जब वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाता था और वो हमेशा इस बात से घमंड में रहता था और लोगों से दूरी बनाए रखता था। एक बार केडा ने उसे क्लासमेट से लड़ने से रोका था लेकिन स्वामुरा ने उसे हिपोक्रेट कहा था क्योंकि वो देख चुका था कि केडा भी किसी के करीब नहीं आता था। दरअसल रियलिटी में केडा हमेशा दोस्तों के साथ घूमने से मना कर देता था अपने पर्सनल मैटर का बहाना बनाकर और वो स्कूल के बाद स्वामुरा को बातचीत के लिए बुलाता था। दोनों साइकिल पर घूमते और इस बात पर चर्चा करते कि वो दुनिया में फिट क्यों नहीं होते। जहाँ स्वामुरा दूसरों को मूर्ख और आलसी समझता था वहीं केडा सिर्फ इस डर में जीता था कि उसके करीब आने वाले लोग मारे जाते हैं। स्वामुरा एक बहुत ही टॉक्सिक परिवार में पला बड़ा था और अपनी किस्मत बदलना चाहता था लेकिन वो मानता था कि किस्मत बदली नहीं जा सकती। और जब केडा ने स्वामुरा की मौत की खबर सुनी थी तो उसे लगा था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। लेकिन सच्चाई ये थी कि स्वामुरा जिंदा था और केडा अब खुद भी बदल चुका था। अब वो सब होने की किस्मत से भाग नहीं रहा था बल्कि उससे लड़ रहा था। स्वामुरा कहता है कि वो केडा की लड़ाइयों को देखता रहा है और वो उसे बचाना चाहता है। वो केडा के सब और रूट को खोज सकता और उसे उनसे मिलने से बचा सकता है। वो केडा को सोचने का समय देता और वहाँ से चला जाता है। दोपहर में कुरो स्वामुरा से पूछती है कि उसका भाई कहाँ पर है क्योंकि वो उसे हराना चाहती है। तो वो कहता है कि वो राइजन को रोकेगा क्योंकि सेक्रेट लैंड का रास्ता खुलने वाला है और राइजन जल्द ही अपना असली चेहरा दिखाएगा। वहीं जब इधर केडा को पूरी तरह होश आता है तो वो कुरो को ढूंढने के लिए दौड़ता है लेकिन आने उसे रोक लेती है क्योंकि वो बहुत कमजोर था अभी। रोते हुए वो उससे कहती है कि वो केडा को खोना नहीं चाहती और हमेशा उसके लौटने का इंतजार करती रही है। माँ की मौत के बाद केडा ने सबसे दूरी बना ली थी लेकिन कुरो से मिलने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। आने खुश है कि वो बदल चुका है लेकिन उसे खोना नहीं चाहती वो और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। कुरो बाहर से सब कुछ सुन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। केडा आने की इमोशंस को समझता है और उससे माफी मांगता है लेकिन वो कहता है कि अब वो भागेगा नहीं, उसे जाना ही होगा। वो स्वामुरा से कुरो के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो अकेले ही अपने भाई को ढूंढने निकल गई है और वो केडा को अब और मुसीबत में नहीं डालना चाहती है। रास्ते में कुरो की मुलाकात माकीमा से होती है जो याकुमा को बचाने की गुहार लगाती है लेकिन दौड़ते हुए माकीमा महसूस करती है कि याकुमा मर चुकी है क्योंकि रेगा ने उसे मार डाला था। रेगा अपना खून से सना हुआ समुद्र में हाथ डालता है और समुद्र में लाल धारा फैल जाती है। होराइजन पर नीली रोशनी चमकती है और बैरियर टूटता है और सेक्रेट लैंड सामने इमर्ज होता है।
केडा जानता है कि कुरो अकेले नहीं लड़ सकती, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो उसके पीछे जाता है। इधर कुरो और माकीमा वहाँ पर पहुँचते हैं। कुरो कहती है कि वो अकेले जाएगी, लेकिन केडा आकर जिद करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। वो उसे दिलासा देता है और कहता है कि सब खत्म होने के बाद वो उसे धन्यवाद दे सकती है। इधर सोमूरा आने को चेतावनी देता है कि वो बाहर ना जाए, क्योंकि वो यूकी की सब है और पकड़े जाने पर मार दी जाएगी। कुरो और केडा सेक्रेट स्टोन वाले आइलैंड पर पहुंचते हैं और राइजन से सामना होता है उनका। कुरो तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अंदर होटल में मास्टर रूट्स मशीन से जुड़े होते हैं, जो उनका टेरा ड्रेन कर रही होती है। इधर सोमूरा और रेगा बोट से आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। कुरो राइजन से अपनी माँ की मौत और दुनिया के विनाश के लिए सामना करती है और कसम खाती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। राइजन उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसका पार्टनर सिर्फ एक सब है। वो उसे जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन कुरो केडा के साथ यूनिफाई होकर हमला करती है। केडा अपना टेरा ट्रांसफर करता है और एक बहुत ही बड़ा सा आग का पिलर उठता है, लेकिन राइजन उसे अपने हाथों से ही ब्लॉक कर लेता है। एक्सीड इस्तेमाल करने के बाद भी कुरो उससे लड़ती रहती है, लेकिन दूसरा एक्सीड काउंटर हो जाता है और केडा को 1000 इस्तेमाल करके उसे बचाना पड़ता है। वहीं राइजन उन दोनों को आसानी से दबा देता है। वहीं केडा का टेरा पूरी तरह से खत्म होने लगता है। केडा कुरो से लड़ते रहने को कहता है, लेकिन वो डरती है कि वो मर जाएगा। केडा उसे याद दिलाता है कि वो इस दुनिया में क्यों आई थी। उनका शरीर चमक उठता और उसका टेरा कुरो में बहने लगता है। कुरो आगे लड़ने से मना कर देती है क्योंकि वो केडा को मरते हुए नहीं देखना चाहती। वहीं राइजन केडा को एक बहुत ही बेवकूफ सब नहीं बल्कि सच्चा पार्टनर मान लेता है। तभी याकुमा, रियोना, स्टेनर और बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं एक्सेल रिट्रीट का सिग्नल देती है क्योंकि केडा की जान खतरे में थी और ये लड़ाई अब स्टेनर के ऊपर छोड़ दी जाती है। स्टेनर और एक्सेल यूनिफाई होकर राइजन से टकराते हैं। जमीन फट जाती है और शॉक वेव्स उठते हैं। राइजन को भारी चोट लगती है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और आखिरी टक्कर में स्टेनर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि एक्सेल को बचा सके। एक्सेल रोती हुई उसे पुकारती है, लेकिन स्टेनर बिना किसी पछतावे के अपने आंख को बंद कर लेता है। राइजन उस सेक्रेट स्टोन को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रेगा और सोमूरा पहुँचते हैं। सोमूरा बताता है कि रिलीज टेरा सबसे अधिक टेरा वाले एग्जिस्टेंस की ओर खींचेगा और स्पेस टाइम को फाड़कर ब्लैक होल बनाएगा, जिसे सिर्फ राइजन को निगलकर ही बंद किया जा सकता है। राइजन यहाँ पर अपने अंतिम वर्ड बोलता है और ब्लैक होल में समा जाता है और विस्फोट के बाद एक भयानक शांति बचती है सिर्फ। इसके बाद काइनोजी कॉर्पोरेशन टेरा मेजरिंग स्मार्टफोन्स जारी करती है। मास्टर रूट्स प्रोजेक्ट जारी रहता है और कई सब्स की कुर्बानी भी दी जाती है और वहीं सोमूरा इसे एक बेहतर भविष्य की एक कीमत मानता है। और फाइनली 6 महीने के बाद केडा जागता है। कुरो रोते हुए उसे गले लगा लेती है और वो दोनों जानते हैं कि उनकी मुलाकात, उनका कॉन्ट्रैक्ट सब डेस्टिनी था और जब तक वो एक साथ हैं वो किसी भी बड़ी मुसीबत के साथ लड़ सकते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।